ठीक है, तो वेबिनार स्टार्ट करते हैं। जो मुझे नहीं जानते, मैं उनको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं जुनैद हूँ, मोहम्मद जुनैद, गुलबर्गा से, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर टर्न डिजिटल मार्केटर और मार्केट पैराडाइज टूल्स का मार्केटिंग मैनेजर, जो एक ट्रैवल एजेंसी है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम आपको और डिटेल में नेक्स्ट वेबिनार में बताएंगे। उससे पहले आज जो वेबिनार होने वाला है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, 3 टाइप के क्वेश्चन थे। तो पोस्टर्स में से जो क्वेश्चन हम लोगों ने डाले थे वो है, और एक गूगल फॉर्म के थ्रू जो क्वेश्चन आए थे वो है, और Q&A होगा लास्ट में, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर देंगे आमिर। तो और लेट नहीं करता हूँ, मैं आमिर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आमिर एक पैशनेट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है जो गुलबर्गा से है, जो बहुत यूनिक वे में कर रहा है। ऐसा यूनिक वे में गुलबर्गा में पहली बार हो रहा है। तो आगे का वो आप खुद बताएंगे आमिर आपको। मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल। जुनैद, आप कंफर्म कर सकते हैं मेरा वीडियो और ऑडियो जी, क्या आप ऑडिबल है, ऑडिबल। ठीक है, तो थैंक यू जुनैद इस इंट्रोडक्शन के लिए। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जुनैद हमारे आज होस्ट है, जो कि एक बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर है। जैसे कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ आपके शहर गुलबर्गा से। तो आज जो भी होगा सेशन ज़्यादातर हिंदी उर्दू में होगा, ताकि ज़्यादातर लोग समझ सकें, और थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स्ड। तो जैसे कि इंट्रोड्यूस किया गया था, मैं साइकोलॉजी के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, और ये हम लोगों का आमिर एकेडमी ऑर्गेनाइजेशन का ये फर्स्ट वेबिनार है। आप सब लोगों का थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। तो वापस मैं देना चाहूँगा कंट्रोल जुनैद को अभी। जी आमिर, पोस्टर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन बोलते जाऊंगा, आप उसके आंसर्स देते जाइए, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक पहले है। पोस्टर्स के क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद जो गूगल फॉर्म हमने स्प्रेड किए थे वहां से जो इनपुट्स मिला है उस पे आएंगे। उसके बाद अगर टाइम बचा तो Q&A करेंगे लास्ट में, जो पार्टिसिपेंट भी पार्ट ले सकते हैं। उससे पहले मैं तो एक चीज जस्ट बोलना चाह रहा था ऑडियंस को, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, तो मैं बोलिए। सबको एक ब्रीफ मैसेज ये देना चाह रहा था कि सबसे पहले हम लोग बहुत ग्रेटफुल है आप लोग ज्वाइन करें। तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा लास्ट 2 साल में आप लोग लॉकडाउन में कोविड के दौरान आप लोग देखेंगे बहुत सारे वेबिनार्स। तो वेबिनार बोलते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि कोई आके से लेक्चर दे रहे वन साइडेड। तो हम लोग उसका बिल्कुल उल्टा करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है। आप लोग जो भी क्वेश्चन सबमिट करें उसको एनोनिमसली, यानी कि बिना आपकी आइडेंटिटी रिवील करे हम इसको आंसर करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो बैक टू जुनैद। श्योर, तो पोस्टर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज माइंड रीडिंग पॉसिबल? माइंड रीडिंग पॉसिबल है या नहीं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी मैं कई लोगों को बोलता हूँ, किसी को भी बोलता हूँ कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ या साइकोलॉजिस्ट बन चुका हूँ, तो लोग बोलते हैं कि अरे आप मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं क्या। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन यही था, तो वही रीजन था कि ये फर्स्ट चूज करने के लिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि माइंड रीडिंग पॉसिबल है? ऑडियंस, आप अपने आप को आंसर कर ले सकते भी। तो चैट मैं जो बॉक्स लोगों ओपन है, को चैट। पूछा, आप लोग चाहे तो चैट में मैसेज लिख सकते हैं। तो मैं जो ज्यादातर लोगों को इंटरेक्ट करा उसमें से मिक्स्ड आंसर्स आए। तो मैं इसको ऑफिशियल आंसर ये देना चाहूंगा। ठीक है, कुछ आंसर्स आ रहे हैं। तो इसका ऑफिशियल आंसर ये है कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड है जो एविडेंस बेस्ड स्टडी करती। तो माइंड रीडिंग अपने आप में साइकोलॉजी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसको हम साइंटिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते माइंड क्या है और कैसे रीड करना। तो माइंड रीडिंग इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द ऑफिशियल आंसर। राइट। तो जो मिस आकांक्षा का आंसर आया ये बहुत एक्यूरेट है कि माइंड रीडिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग बिहेवियर देख के लोगों का स्टडी करके हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि ये बिहेवियर का मतलब ये हो सकता है। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो फिजिकली ऐसा कम स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, उसका मतलब ये है कि उनका सेल्फ एस्टीम लो हो सकता है या कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन माइंड रीडिंग अपने आप में पॉसिबल नहीं है, ये मेरा आंसर है। मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं बता सकते। हाँ, प्रेडिक्शन और इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, आप बिहेवियर देख के बोल सकते हैं जो कि विजिबल और साइंटिफिक वे में है, लेकिन माइंड के अंदर क्या चल रहा है ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, हाउ टू इंक्रीज IQ? ये मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए बहुत क्वेश्चन आता होगा कि अपने चाइल्ड का IQ कैसे बढ़ाए। मैंने सुना हूँ बहुत सारे पेरेंट्स ये ट्राई करते हैं कि कैसे IQ इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर कुछ ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेमिलियर नहीं है, आईक्यू का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस कोशेंट।
ज्यादातर लोग जानते होंगे, हम लोग मूवी सीरियल्स में सुनते हैं कि किसी का इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आईक्यू यूज करते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है कि आईक्यू बहुत हद तक कंसिस्टेंट रहता है एक इंसान के लिए। ओवर द इयर्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में ग्रो होता है, जैसा जैसा हम लोग नॉलेज कलेक्ट करते हैं, स्किल्स डेवलप होते हैं, वो नेचुरली चेंज होता है। लेकिन जो हम लोग सुनते हैं, सब मार्केटिंग कोई करते हैं कि अरे ये एक मैजिक प्रोडक्ट है जिससे आप आईक्यू 10-20 पॉइंट्स इंक्रीज होगा, तो उसमें हम केयरफुल रहना बहुत जरूरी है कि उसका जो नेचुरल कोर्स है उसके कॉन्ट्रडिक्शन में है। तो आईक्यू सिग्निफिकेंटली चेंज करना बहुत मुश्किल है, बस आप अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इस ट्रैप में ना पड़े आप लोग। राइट जी, बहुत सारे मैंने मार्केटिंग में भी, मैं भी मार्केटिंग फील्ड से हूँ, मैंने ज्यादातर बैनर्स ऐसे ही देखे कि डायरेक्ट वो लोग बोलते हैं कि हाउ टू इंक्रीज आईक्यू, अपने बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाओ। तो वो एक शायद थोड़ा सा आप जो बोले उस पर डिपेंड नहीं करता। राइट, ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक हिप्नोसिस। हिप्नोसिस ही प्रोनाउंस करते हैं उसको? हिप्नोसिस, करेक्ट। हिप्नोसिस, उसके बारे में बताइए। ठीक है, मैं उससे पहले जुनैद आपको और ऑडियंस को पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग हिप्नोसिस वर्ड कहीं देखे कहीं मूवीज में? हाँ देखिए, ऐसा अगर कुछ जितना मेरे को Right. याद है कि आँख पे कुछ असर होता है और हाँ, फिर जो फिर बोलते हैं वो आपको करने लग move जाता है करते हैं। सामने वाले। हाँ हाँ, तो ये कितने लोग देखे यस पोस्ट कर सकते ग्रुप में, यस या वाई? तो मैं जानना चाह रहा हूँ ऑडियंस से कि कितने लोग देखे हिप्नोसिस, आप लोग मूवीज में देखे? और जैसे जुनैद डिस्क्राइब करे, एक क्लॉक रहती है उसको हिलाते हैं, फिर ऐसे स्टेट में चले जाते हैं कि जैसे कि काइंड ऑफ अनकॉन्शियस स्टेट है, फिर जो भी हम बोले करने लगते हैं, राइट? और कुछ मैजिशियंस भी इस चीज को यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड ऑफिशियल एज ए साइकोलॉजिस्ट व्यू ये है कि जहां तक मेरा नॉलेज है, हिप्नोसिस साइकोलॉजी का मेन स्ट्रीम हिस्सा नहीं है, ये एक अलग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है। कुछ साइकोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट करते लेजिटिमेट, और कुछ साइकोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अभी मैं एक ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट यानी कि हिप्नोसिस एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं ऑफिशियली इस चीज को नहीं बोल सकता जब तक मैं सीखा। लेकिन मेन स्ट्रीम का व्यू बहुत मिक्स्ड है इस चीज के बारे में। तो आपका क्या आउटपुट है कि कर सकते हैं हाँ, कोई किसी को मेरा hypnosis? मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे को लगता है एक हद तक पॉसिबल है हिप्नोसिस करके जो सबकॉन्शियस व्यूज है उसको बाहर निकालना, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल ये बोलना ये गलत होता। तो ये पॉजिटिव। होपफुली इन द फ्यूचर मैं इसको सीख के एक हद तक ट्रायल करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेन स्ट्रीम का ये कंप्लीट हिस्सा नहीं है ये। इसको पॉजिटिव वे में भी यूज किया जा सकता है ना, क्योंकि ज्यादातर जो मूवीज बताते हैं उसको नेगेटिव वे ही है। तो अक्सर जो मूवीज में बताते हैं उसको मैनिपुलेट करके सामने वाले के सीक्रेट्स को निकालने के लिए यूज करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि ट्रेन सेटिंग में प्रोफेशनल उसको यूज करें तो बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना, जस्ट एक टर्म है, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज जो हम जानते हैं, जैसे हमारी खुद की ओरल लैंग्वेज है, वैसा बॉडी की भी एक लैंग्वेज है। आपके बॉडी के मूवमेंट्स, आपका आई कॉन्टैक्ट, इवन आपका एक छोटा मूवमेंट भी स्किन का या आईब्रो का, वो एक चीज को रिप्रेजेंट करता। तो जैसे ऐसा कोई 5-10 ईयर स्टडी करते साइकोलॉजी को, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू ये चीज जानने लगते कि इसका कनेक्शन इस चीज से है। एक सिंपल एग्जांपल दे दूं मैं, ऐसे कैजुअल एग्जांपल, आप किसी को देखे अगर ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, समवन इज लाइंग, तो वो ज्यादा नाक को स्क्रैच करते हैं। ये चीज देखे आप? ऑब्जर्व नहीं किया हूं। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जिसके पीछे बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ एविडेंस रहना जरूरी है, एविडेंस बेस्ड बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन। अगर उसमें एविडेंस नहीं है तो फिर हम लोग थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए उसको समझने में। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में ये ओपिनियन है कि हम फिजिकली देख के उसको मेजरेबल वे में बोल सकते हैं इसका कनेक्शन इससे है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन से कनेक्ट करते हुए, माइंड रीडिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग अ करियर। ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक, और जो मैं एज में हूँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह में सब यही, मतलब अभी करियर डिसाइड हो रहे हैं। पहले करियर डिसाइड होते थे 18-20 इयर्स में, लेकिन आजकल बहुत कंफ्यूजन, जैसे जॉब्स चेंज क्योंकि हो रहे बाद में कोर्स चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए भी। करेक्ट, ट्रेंड चेंज हो रहे, क्योंकि हर 3-4 साल में। राइट। तो इसके और मैं ऊपर समझता हूँ कि ऑडियंस में से भी बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा, जो भी लोग ज्वाइन करें, ज्यादातर लोग अराउंड 20 से 25 एज के बीच में है। करेक्ट, करियर तो स्टेज आप शुरू करना चाह रहे हैं जुनैद, कुछ आपका ओपिनियन शेयर करके, क्या एक्सपीरियंस है आपका करियर के बारे में? करियर के, हाँ मैं भी
दूसरे करियर स्टार्ट किया था एक्चुअल मैकेनिकल इंजीनियर से, लेकिन प्रोसेस होते होते मेरा भी करियर चेंज हुआ है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। राइट। तो बहुत हार्ड होता है करियर चेंज करना हम्म। और उसको एक्सेप्ट करना कि ये हम इसके लिए नहीं है। हम्म। तो जुनैद के आंसर पे बिल्ड करते हुए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल करियर चेंज करना बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है। और आप लोगों में से अगर कुछ लोग रिलेट कर सकते हैं तो ये चीज समझिए कि अगर आप लोग अपने आइडियल करियर में हैं तो आप लोग हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अगर आप लोग बाई चांस किसी के प्रेशर में आके या सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम अगर फील्ड्स में जाने के लिए ट्राई करें तो एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन रहता है आपका, अगर आपको मिसमैच है तो। मैं किसी इंडिविजुअल फील्ड को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकता हूँ, बुरा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो डिपेंड है कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट है। इस ये क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सब लोग इमेजिन करिए, आप हर एक पार्टिसिपेंट को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इमेजिन करिए आप एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। एक नॉर्मल मिडिल साइज मीडियम साइज रेस्टोरेंट में कितने आइटम्स रहते हैं मेन्यू में अराउंड? कोई आंसर करना चाहिए, कितने मेन्यू में आइटम्स रहते हैं खाने के लिए? जुनैद कुछ गेस? अराउंड 30 मिनिमम 30, हाँ। या तो 30 के मैं आसपास। समझता हूँ कि 30-50 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं थोड़े। तो उसमें से आप 30-50 में से कौन सा चूज करते हैं, ये कौन डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करना जो आप खाना लोग prefer जाते हैं। करते इमेजिन आप एक 5-6 मेंबर से ग्रुप गए तो 5-6 मेंबर सेम ऑर्डर नहीं करते, आप लोग इंडिविजुअली चूज करते हैं। हैं। और उस ग्रुप में अगर कोई आपको, अगर पूरा ग्रुप मिलकर प्रेशराइज करे कि आप ये चूज करो और आइटम एक्स चूज करो और आपको वाई पसंद है, तो फाइनली क्या चूज करते हैं एक लॉजिकल इंसान? एक्स चूज करते प्रेशर में। एक्स चूज करते हैं, हाँ। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए तो एक्स चूज करते हैं। लेकिन आप जेन्युइनली अगर चीज को एंजॉय करना चाह रहे, खाना खाना एंजॉय करने के लिए खाते रहे एक हद तक, तो जो वाई चूज करना चाह रहे हैं वो चूज करते हैं। लेकिन जब करियर की बात आती है हम लोग प्रेशर में आके वही 2 आइटम चूज करते हैं। 2 या 3 आइटम्स रहते ना, पूरे 100 या 500 आइटम्स की लिस्ट में से सिर्फ 1 या 2 आइटम्स है जो हम लोग चूज करते हैं। और वो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं रहता, अगर पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आंसर कुछ यही है कि हम लोग डर के एक फील्ड में चले जाते हैं इवन तो हम उसको पसंद नहीं करते। तो आपका लव किसी से है, आप मैरिज किसी और से कर रहे हो, वैसी बात हो गई। तो कोशिश यही रखना है हम लोगों को कि जो भी हमारा आइडियल करियर है उसकी तरफ जाना। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपका इंटरेस्ट या पैशन बोल सकते हैं और एक तरफ आपका स्किल है। इमेजिन करिए 2 एग्जांपल देता हूँ इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए, फिर आगे मूव होंगे, राइट? अगर मैं, आप जो भी लोग प्रेजेंट है, आप सबको बोला कि ABCD Z तक लिखना है 100 टाइम्स, आपको A से Z तक 100 टाइम्स लिखना है आपको, आप सब लोग लिख पाते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको इंटरेस्टिंग लगता? वो ABCD आपको 100 टाइम्स लिखना है, ये इजीली कर पाते हैं आप, लेकिन आपको उसमें कुछ स्टिमुलेटिंग, कुछ चैलेंजिंग नहीं लगता। इसमें आपका स्किल ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो ये आपके लिए आइडियल नहीं है। और मैं आपको बोला आप सबको कि आपको एक रॉकेट डिजाइन करना है और उसको मून पे लैंड करना है। इसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता, लेकिन हम लोग रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है तो स्किल हमारा नहीं है। तो स्किल और इंटरेस्ट जब दोनों हाई रहते हैं तो वो आपका आइडियल है। जैसा मैं अपना एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ, तो साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ और लास्ट 5 ईयर स्टडी करने के बाद एक डिसेंट लेवल पे स्किल पे एक्वायर करा, तो ये मेरे लिए एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन गया। तो आप अपने आप को क्वेश्चन ये करना है, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आपका इंटरेस्ट और स्किल दोनों ज्यादा है, राइट? तो ये मेरा आंसर था। और अभी ब्रीफली आंसर करने के बाद एंड में अगर टाइम परमिट करे या नेक्स्ट वेबिनार में हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, तो अभी हम लोग ब्रीफली मूव ऑन होंगे, ठीक है? करेक्ट, ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मेरे ख्याल से 1 आवर भी लगाएंगे तो कम है। इसके लिए एक सेपरेट वेबिनार कर सकते हैं, हाउ टू चूज अ करियर, आगे प्लान करेंगे वो। राइट, मेरी आवाज ऑडिबल है ना आपको? क्लियर क्लियर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, जो बनना चाह रहे हैं उनके लिए। तो इसका आंसर मैं कुछ ऐसे वे में करूंगा कि मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग जो अटेंड कर रहे हैं उसमें से एक मेजोरिटी सब गुलबर्गा से होंगे, गुलबर्गा कर्नाटका से, राइट? कितने लोग गुलबर्गा से है? यस बोल के पोस्ट कर सकते ग्रुप में, यस। तो प्रिज्यूमेबली ज्यादातर लोग यहाँ पे गुलबर्गा से है, राइट? कुछ लोगों के रेस्पॉन्सेस आ गए। तो आप लोग गुलबर्गा में साइकोलॉजिस्ट का नाम बहुत कम सुने होंगे, एक दो है, बहुत कम प्रैक्टिसिंग है।
लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स कई है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट्स है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। तो मैं अपने पैशन से ये चीज चूज करा था। तो बोलने का रीजन ये है कि एक बार आप अपने पैशन से आ गए तो आप एक पूरे सिटी लेवल पे बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा इमीडिएट नेक्स्ट प्लान भी कुछ वैसे ही है कि चेंज लाना सोसाइटी में इस चीज के बारे में। अगर आप लोगों में से कोई कनेक्ट कर पा रही है फील्ड से, हर फील्ड हर एक के लिए नहीं है, राइट? जैसे मैं रेस्टोरेंट का मेन्यू का एग्जांपल दिया, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये फील्ड आपके लिए है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ के इसको चूज कर सकते हैं। तो मैं मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपको पाथवे क्लियर हो जाता। 11th 12th यानी कि पीयूसी साइंस करने के बाद मैं बीएससी साइकोलॉजी लिया था 3 साल के लिए, बीएससी ऑनर्स कोर्स। ऑनर्स मतलब जब वो कोर्स स्पेशलाइज्ड रहता तो उसको ऑनर्स बोलते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस से कॉम्बिनेशन पढ़ते, राइट? वो एक जनरल कोर्स हो गया। अगर पूरा 3 साल आप साइकोलॉजी पढ़े तो उसको ऑनर्स कोर्स बोलते हैं। उसके बाद 2 साल एमएससी इन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन था मेरा, डुअल स्पेशलाइजेशन। तो लास्ट 5 इयर्स की स्टडी के बाद मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बना हूँ। तो पीयूसी के बाद आप 3+2 इयर्स पढ़ के आप खुद भी साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन जिसके अलग रिक्वायरमेंट्स है, और 2 साल एमफिल वगैरह ऑप्शनल हो सकता हो डिपेंडिंग आपके रिक्वायरमेंट्स पे। और लास्ट एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि फील्ड बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। अगर आपको लगा कि आपके अंदर वो स्किल्स है, वो पेशेंस और लोगों को समझना चाह रहे हैं आप, एम्पैथेटिक है लोगों के बारे में, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो जैसे कि हम लोग कई सीरियल्स में देखते हैं, तो ऐसे टाइप के स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं। जैसे अगर आप शेरलॉक होम्स से ज्यादा इंस्पायर्ड है, या ऐसे कुछ कैरेक्टर जो सामने वाले को बहुत अच्छे से रीड करते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को, तो ये फील्ड जेन्युइनली आपको वो टाइप के स्किल्स प्रोवाइड कर सकती है। गुलबर्गा में मेरे को तो लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा होता भी है, साइकोलॉजिस्ट की स्टडीज होती है। सिर्फ बहुत लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पे पता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स और ऐसी चीज है जो उनको पता नहीं है। तो पता करना भी मुश्किल हो जाता है कि इनकी स्किल्स मैच कर रही है नहीं इससे। जब उसके बारे में ही नहीं पता है तो वो कैसे पता करेंगे कि उनका इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साइकोलॉजी वर्सेस साइकियाट्री। बहुत लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप दोनों में। स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसके बारे में? आपको जो भी आइडिया है, राइट या रॉन्ग, शेयर करना चाह रहे हैं? पहले क्या लगता था, क्या लगता आपको इन चीजों के बीच में डिफरेंस क्या है? पहले क्या लगता था आपको? पहले मेरे को दोनों सेम लगते थे, मेरे को भी पता नहीं था दोनों के बारे में। मैं खुद कंफ्यूज होता था ये दोनों को लेके। लेकिन अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि साइकियाट्रिक्स जो है वो इतना पता है कि टैबलेट्स पे काम करते हैं, टैबलेट्स देके, और आप साइकोलॉजिस्ट जो है वो बिहेवियर चेंज करते हैं। इतना डिफरेंस मेरे को पता है, आगे का आप बताइए। राइट, तो आप करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है, चीज करेक्ट है। अब मैं लोगों को ये एड्रेस करना चाह रहा था कि अब गुलबर्गा के फेमस कोई साइकियाट्रिस्ट का नाम बताता हूँ, आप शायद सुने होंगे। डॉक्टर आलोक भिनाटे है, डॉक्टर इरफान महागवी, डॉक्टर राहुल मदनपल्ली। तो ये जहां तक मैं जानता हूँ कुछ फेमस साइकियाट्रिस्ट है, और प्रिज्यूमेबली मोर देन 10 या 15 एटलीस्ट साइकियाट्रिस्ट है गुलबर्गा में। साइकोलॉजिस्ट 2 या 3 होंगे मैक्सिमम। तो ये 2 अलग फील्ड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड्स है। डिफरेंस आराम से मैं आपको बता देता हूँ। साइकोलॉजिस्ट जो मैं आपको बताया कि बीएससी एमएससी या बीए एमए करके आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए आपको अराउंड 5 इयर्स का एमबीबीएस करके 2 इयर्स एमडी इन साइकियाट्री करना है। एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन इन साइकियाट्री 2 इयर्स एमडी, तो उसके बाद आप एक साइकियाट्रिस्ट बन जाते हैं। तो एमबीबीएस करते ही आप सबको मालूम है कि आपको डॉक्टर का लेबल मिल जाता, तो वो एक प्रोफेशन मिल जाता। साइकोलॉजी में आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पीएचडी लेवल तक जाना पड़ता, डॉक्टरेट लेवल तक, राइट? और साइकियाट्रिस्ट दोनों बहुत जरूरी है, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द आपके रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स, आप जिसके पास जाना डिसाइड कर सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड से रहने की वजह से दवा के जरिए आपका ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी आपके सिम्टम्स है उसके लिए इफेक्टिव दवाई रहते, कई दवाएं रहते, तो उससे आपका ट्रीटमेंट होता। और पैरेलली साइकोलॉजिस्ट के पास जब गए तो हम लोग आपके थॉट पैटर्न्स, बिहेवियर, एक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं। तो आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन यहाँ पे होता और काउंसलिंग के जरिए भी होता। अब एग्जांपल डिप्रेशन है किसी को डिप्रेशन है, तो दोनों के पास जाना वैलिड है डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी।
अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास आए तो हम लोग ट्रैक करते कि कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हुआ था, कि कुछ ट्रॉमा हुआ था, या कुछ लाइफ में आपका ऐसा इवेंट हुआ कि जिसकी वजह से आप होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं। वही अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, आप साइकेट्रिस्ट के पास गए तो आपको ऐसे दवाइयां दी जाती जिससे आपको मूड इंप्रूव होता। तो दोनों वैलिड अप्रोचेस है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो अब जैसे कि गुलबर्गा में कई फेमस साइकेट्रिस्ट भी है और साइकोलॉजिस्ट भी कुछ अवेलेबल है मेरे अलावा और एक या दो। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं क्या करना। और आइडियली क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट एक टीम में वर्क करते हैं, तो कई केसेस में दोनों की जरूरत पड़ जाती, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री वे में वर्क करते हैं। तो ये आंसर था मेरा। करेक्ट, अभी बहुत क्लियर है पहले से। आमिर, आपकी वीडियो ऑफ हो गई। हाँ हाँ, अभी ऑन जी, हो गई। ठीक है, राइट। तो ये पोस्टर्स के जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। अभी जो गूगल फॉर्म जो हमने शेयर किए थे, जो ये मेंबर्स के जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, जिसने इनपुट डाला है। ठीक है, जो ऑडियंस है, शायद उसमें से होंगे या नहीं भी होंगे, ये पूरे एनोनिमस है। मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन है, उनके नाम वगैरह। इससे पहले जस्ट एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं। तो ऑडियंस मेंबर्स जो अभी कुछ लेट ज्वाइन करे, मैं ये रिकैप ये करना चाह रहा था कि जो भी हम लोग पोस्टर में क्वेश्चंस मेंशन करे थे, हिप्नोसिस, आईक्यू, बॉडी लैंग्वेज, ये चीजें हम अभी डिस्कस करें, कंप्लीट हो गया। तो अभी आप लोग जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबमिट करें, कुछ पर्सनल, कुछ इंटरेस्टिंग, क्यूरियस कुछ क्वेश्चंस है, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ हो सकता है ह्यूमर भी आए, तो ये अभी आपके क्वेश्चंस पे ध्यान जाने वाला है। तो कोशिश करिए आप लोग इसको ध्यान से सुनने की। और जो भी आप मिस करें, मीटिंग का रिकॉर्डिंग बाद में हम लोग शेयर कर देते हैं एक कपल ऑफ डेज में, राइट। और आपको कुछ भी और क्वेश्चंस भी है आप पोस्ट कर सकते हैं, उसको मैं एनोनिमसली आंसर कर दूंगा। अब तक जो थे पोस्टर्स के क्वेश्चन थे, अब जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि डायरेक्ट ऑडियंस के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ये आया है, मैं जैसा मेरे पास प्रिंट आया है मैं वैसा एग्जैक्ट पढ़ूंगा, उसके बाद उसको डिकोड करते। ठीक है, कि क्या है वो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अबाउट द ओवर थिंकिंग प्रोसेस, इतना लिखा है। मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग प्रोसेस के बारे में क्या आपका ख्याल है। मैं जानना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन कितने लोग रिलेट करते हैं। अगर यस बोल के अगर आप पोस्ट कर सके चैट में, कितने लोग इसको रिलेट करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे कोई करे, या मैसेज में यस बोल के पोस्ट कर सकते हैं, वाई यस। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो ओवर थिंकिंग, जुनैद आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये बहुत कॉमन चीज है ओवर थिंकिंग, आपको क्या लगता है? जी, मेरे को लगता है बहुत कॉमन है। हर कोई बहुत ओवर कॉमन है थिंक ना। करता है, प्रॉब्लम होती नहीं, क्रिएट करता है माइंड में। हाँ। मैं एक चीज मैं दिल से बोलना चाह रहा हूँ सबको, कि कभी कभी मैं भी ओवर थिंक करता हूँ। राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम एक्सक्लूसिवली थोड़े लोगों को हो सकती है, या जो फील्ड में उनको नहीं हो सकती। बस डिफरेंस ये है कि मुझे इस चीज का आइडिया है कि उसको कैसे कंट्रोल करना, कैसे मिनिमाइज करना। वो होना नेचुरल है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करते, ये चीज में डिफरेंस हो जाता है। और क्योंकि ये मेरी स्टडी का हिस्सा भी था, कैसे थॉट्स को हम समझना, थॉट्स को कंट्रोल करना, ये सब चीजें। तो क्वेश्चन के आंसर पे आते हुए इसके बारे में कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गया, आप उसको हेल्दी वे में टैकल नहीं कर पा रहे, तो उस चीज से क्या होता, वो आपके दिमाग में स्टक हो जाता, वो चीज चलते रहती है। अब एग्जांपल इमेजिन, आप किसी फ्रेंड के साथ आपको कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये बहुत कॉमनली होता है, तो आप उसको जल्दी से रिजॉल्व नहीं कर रहे, या हेल्दी वे में रिजॉल्व नहीं कर रहे, या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो चीज आपके दिमाग में चलते रहती है। तो कुछ ऐसी बात है कि आपके पैर में कांटा चुभ गया और आप उसको निकाल रहे नहीं, ऐसे ही छोड़ दिए एक हफ्ता, एक महीना, तो वो पेन जाता रहता ब्रेन तक। तो ये ओवर थिंकिंग भी जो है कांटे के वैसा है। तो आप उसको जल्दी से निकालना, हील करना, उसको केयर करना जरूरी है। और इसके कुछ मेथड्स ये हो सकते हैं, सोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना, अगर आप पूछे तो जो भी प्रॉब्लम है उसको डायरेक्ट वे में ओपनली कम्युनिकेट करने का ट्राई करना। अगर कुछ फिजिकल इश्यू है तो फिजिकल वे में, या कुछ आपका रिलेशनशिप्स का इशू है, फ्रेंडशिप का, तो उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना। और अगर उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री मेथड अगर आप पूछे ओवर थिंकिंग को इमीडिएटली कंट्रोल करना है, तो इसका बेस्ट आंसर है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप वर्कआउट करें या स्पोर्ट्स जाके खेले, तो बायोलॉजिकल कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिससे आपका हॉर्मोन्स प्रॉपर बैलेंस होकर आपको अच्छा फील होता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, ये जो हॉर्मोन्स है रिलीज होके, ये इमीडिएटली आपको बेटर फील होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि जो आपको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है उसको समझ के सॉल्व करना। सुनने में ऐसा लग सकता है कि कुछ आंसर सिंपल लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन
मेरे हिसाब से यही बेस्ट पॉसिबल इसके आंसर्स है। करेक्ट, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, और इन्होंने एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐड किए हुए। ठीक है, तो उसको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पहले मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, इनका जो जो उन्होंने लिखा है वो है, हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ, हाउ टू स्टॉप योरसेल्फ बाय गेटिंग यूज्ड बाय अदर्स, हाउ टू बिकम इमोशनली स्ट्रांग, हाउ टू डेवलप पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर व्हेन आस्क्ड विद फ्रेंड्स, हाउ टू एंजॉय लाइफ। तो उन्होंने कम से कम 5-6 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में डाल के इनपुट किया है। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, आप एक शॉर्ट शॉर्ट आंसर देते जाइए, चलेगा? राइट। ठीक है, तो फर्स्ट है हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइकोलॉजिस्ट से पूछना कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये चीज मेरे हिसाब से थोड़ा फनी है। इसमें एक डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि इवन तो ये थोड़ा रिलेवेंट है, लेकिन एक हद तक कुछ अलग भी लग रहा है। मैं इसको कुछ ऐसे वे में आंसर करता हूँ कि देखिए, पर्पस ऑफ लाइफ ये एक बहुत ज्यादा एक पर्सनल या डीप क्वेश्चन या स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप एक हद तक अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ लिया, उसको ऑप्टिमाइज करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपका लाइफ का पर्पस क्या है, ये बहुत ज्यादा एक डीप एक कॉस्मिक क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आप इसको ढूंढ पाए, मैं इसमें आपको असिस्ट कर सकता हूँ इस ढूंढने के प्रोसेस में, और जो आउटपुट आएगा उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसको आंसर करने का ट्राई करा तो ये अप्रोप्रिएट नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत इंडिविजुअल के लेवल तक पर्सनल हो जाएगा, राइट? मतलब सबके पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट, और वो उनके खुद के हैं, आप उसमें वो नहीं कर सकते। राइट। बहुत ज्यादा ठीक है, पर्सनल चीज है पर्सनल ऑफ ये। करेक्ट, वही क्वेश्चन का सब क्वेश्चन है सेकंड, हाउ टू स्टॉप योरसेल्फ बाय गेटिंग यूज्ड बाय अदर्स। राइट, तो इसका आंसर मैं शुरू करना चाहूंगा एक कोट से, जो आप में से कुछ लोग सुने होंगे। फेमस कोट है बहुत ज्यादा, कि चीट मी वंस एंड शेम ऑन यू, चीट मी ट्वाइस शेम ऑन मी। सुने थे जुनैद, आप सुने थे ये क्वेश्चन, ये कोट सुने हाँ थे? शायद सुना था, अभी वापस याद आ गया। तो अगर आपको कोई एक बार चीट करे तो उनको शर्म आना चाहिए, लेकिन कोई आपको दूसरी बार चीट करे तो आपको शर्म आना चाहिए। कोट कुछ ऐसा है। करेक्ट, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट वे है इस चीज को समझने का। अभी इसको अगर हम प्रॉपरली समझे तो कुछ ऐसा होता कि फर्स्ट टाइम तो चीट हो गए, तो लाइफ में हम लोग दूसरों से, कभी दूसरे लोग हमें हमें यूज करते हैं, चीट करते हैं, ये चीज हो जाता है, हम इसको फर्स्ट टाइम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अब सब्सिक्वेंट बार, उसके बाद में सेकेंड या थर्ड टाइम, आप इसको कैसे समझ के हैंडल करते हैं, ये आपके इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड है। आप कैसे चीजों को समझते हैं अच्छे से, फैक्टर्स क्या है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो ये आपके कोपिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, हाउ टू बिकम इमोशनली स्ट्रांग। तो ये भी पिछले आंसर से कनेक्टेड है कि बीइंग यूज्ड और बीइंग इमोशनली स्ट्रांग, ये चीजें कनेक्टेड है, राइट? तो इमोशनली स्ट्रांग होना इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम जनरली इंटेलिजेंस बोलते हैं, हम समझते हैं वो एक चीज है कि कोई बंदा बहुत होशियार है, वो रूबिक्स क्यूब करता है, चेस खेलता है, ऐसा हम कुछ समझ जाते हैं। कुछ हमारे पास मिक्स रहते हैं, राइट? अगर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते तो मैथ्स में अच्छा होगा वो। ये एक नॉर्मल पर्सन का पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन जब आप साइंटिफिकली देखते हैं, इंटेलिजेंस में एक हिस्सा नहीं है, इंटेलिजेंस में कई चीजें आते हैं। तो उसमें से एक हिस्सा है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो अभी हम 21st सेंचुरी में इसका अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अभी अभी, राइट? तो उसको टाइम लगा हम लोगों को, ह्यूमंस को, ये चीज को समझ के उसको रिफाइन करने। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ चीजें आते हैं, ब्रीफली बोल देता हूं मैं। दूसरों के इमोशंस को समझना, अपने इमोशन कि मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ। अब जैसे कि अगर आप लो फील कर रहे हैं, क्या वो आपको भूख लग के आप लो फील कर रहे हैं, या फ्रेंड्स की कमी फील कर रहे हैं, या कुछ चीज है जो आपको अंदर से खा रही है? तो ये चीज को डिफरेंशिएट कर पाना, ये एक साइन है इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन का। और एक बार आप समझ गए तो कैसे इमोशंस को मैनेज करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। तो ये अपने आप में एक छोटा टॉपिक है, अच्छा, उसमें कई चीजें हैं, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं आप ऑनलाइन सर्च करके। ये भी मेरे को एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक लग रहा है, जिसके लिए सेपरेट सेमिनार हो सकता है। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि हमारे सिलेबस में का ये एक चैप्टर था, बोल सकते हैं, जो हम एक सेमेस्टर पढ़े थे। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक मेजर टॉपिक था। हाँ, नेक्स्ट है हाउ टू डेवलप पब्लिक स्पीकिंग
मेरे को भी ये भी लग रहा है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हर कोई इसको ओवरकम करना चाहेगा। तो जुनैद, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका पब्लिक स्पीकिंग का स्टेटस क्या है, पहले कैसा था, अब कैसा है, इम्प्रूव करे तो कैसा करे? मैं भी अभी बिगनर हूँ। अब फर्स्ट वेबिनार है। मैं भी पहले बहुत वो करता था, स्टेज फियर बहुत ज्यादा, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है जैसे जैसे पब्लिक स्पीकिंग इंटरैक्ट होते जा रहे हैं, जैसे डायरेक्ट लाइव आ रहे हैं बिना ज्यादा सोचे ओवर थिंक करे। राइट, तो इसका मतलब आप बेसिकली आप एक्सपोज होते गए चीजों को, तो ये एक फैक्टर बना आपके लिए, एक्सपोज हो, आप रिपीट करते गए। तो इस क्वेश्चन को मैं कुछ अलग वे में फ्रेज करके ऑडियंस को पूछना चाह रहा हूँ, आप अपने आप को आंसर कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप चैट बॉक्स में डाले तो बेहतर रहता। अगर मैं आपको बोला, क्वेश्चन ओरिजिनली क्या है, हाउ टू डेवलप पब्लिक स्पीकिंग, इसको अगर मैं ऐसे वे में फ्रेज करा, हाउ टू डेवलप योर बाइसेप्स, तो अगर मैं ऑडियंस को पूछा हाउ टू डेवलप योर बाइसेप्स, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इसके आंसर में उसका आंसर छुपा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऑडियंस भी इसमें इंटरेक्ट करना, आपकी कमेंट्स आना। और जुनैद, अगर मैं आपसे पूछा कि हाउ हाउ कैन एन इंडिविजुअल डेवलप देयर बाइसेप्स, तो आप क्या बोलते हैं? वर्कआउट करके और प्रोटीन खा के, वर्कआउट करके और हाई हाई प्रोटीन फूड खा के, हाई प्रोटीन प्लस फूड खा के, वर्कआउट। हाँ, हाँ, वर्कआउट। तो इसको अगर हम ट्रेस करें मीनिंग को, और ऑडियंस की तरफ से भी आंसर आया कि बाय एक्सरसाइज, वेरी गुड। तो बेसिकली जो भी आपका मसल वीक है, अगर आप उसको इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो उस पर लोड लोड डालते हैं आप, राइट, उसको एक्सपोज करते वेट पे। और फर्स्ट डे कितना वेट रहता है और 6 मंथ बाद कितना वेट रहता है, डिफरेंस? किसका वेट पूछ रहा है? फर्स्ट डे जो आप वेट लिफ्ट करते हैं अपने हाँ बाइसेप हाँ को इंप्रूव करने, हाँ हाँ, फर्स्ट डे और लास्ट डे में कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस रहता है? इम्प्रूव होते जाता वो। मतलब वेट बढ़ रहा, वेट मतलब वेट बढ़ डिफिकल्टी। तो कमिंग टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप फर्स्ट डे जाके 500 लोगों के सामने अगर ठहर गए, तो आप कंप्लीटली फ्रीज हो जाते हैं। और अगर आउटपुट अच्छा नहीं आया तो आप लोग फिर डरने लगते हैं, एक डर बैठ जाता। जैसे अगर आप फर्स्ट डे जिम में जाके बहुत हैवी वेट उठा लिए, तो आपको पेन इतना ज्यादा होता है या फ्रैक्चर हो सकता है या जो भी आपको हार्म हुआ, कि आप सेकंड डे से नहीं जाते। तो इसका आंसर यही क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको सीखना है, वो एक मसल के वैसे उसको आपको ट्रेन करना है। तो फर्स्ट डे कम लोड लेना, जैसे कि आप अपने 5 फ्रेंड्स के सामने स्पीक करें रूम में अपने छोटे, हेजिटेशन कम होता। फिर 5 से 10 15 ऐसा करते करते आप ऑडियंस का साइज बढ़ाते जाना, टॉपिक्स पे डिफिकल्टी, रिपीटेडली एक्सपोज हो के आप इस चीज में बेटर बन सकते हैं। और उसके अलावा ऐसे आपको रियल लाइफ स्किल्स सीखना है जो इसमें आपको हेल्प करे। जैसे आप जिम चले गए, बस वेट उठाना जरूरी नहीं है, करेक्ट एंगल पे करेक्ट स्पीड से उठाना जरूरी है। तो वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग की कई टिप्स हैं जो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मैं जस्ट ब्रीफली आंसर करना चाह रहा था। वो स्किल्स को आप ऐड करके और बेटर बन सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप दिमाग में अपने आप को यही पूछ लो कि कैसा मसल डेवलप करते हैं, उसी का आंसर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। मैं खुद अभी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ, और ये जो वेबिनार कर रहे हैं वो भी उसी का एक पार्ट आप बोल सकते हैं। फर्स्ट एक स्लो स्टार्ट हुआ है, इसको आगे ग्रो करते जाना। तो ये एक बहुत अच्छा एफर्ट था कि आप आगे बढ़ के इस चीज को प्रैक्टिस करें। तो इवन ऑडियंस मेंबर्स भी, अगर आपको ऐसे कुछ मौके मिले, आप कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले ट्राई करने के लिए, तो आप बिल्कुल उसको ट्राई करिए। इस चीज से आप अपना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत कम टाइम लगता। आप अगर सिर्फ लिटरली अगर 3 से 4 सेशंस भी किसी भी फॉर्म में अगर करें, तो आपको एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखता है आपके स्किल्स में। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाह रहा था। तो ये लास्ट सब क्वेश्चन है वो एक बड़े क्वेश्चन का, जो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाउ टू एंजॉय लाइफ। राइट, तो ये हाउ टू एंजॉय लाइफ जो है ना, इसका भी कुछ ऐसा है कि हाउ टू फाइंड पर्पस इन लाइफ, वैसे क्वेश्चन का सिमिलर है। तो ये एक सेम इंडिविजुअल इस ये पूरे क्वेश्चंस को पूछे थे, राइट। तो ऐसे लग रहा है कि वो कई डोमेन्स में चैलेंजेस फेस कर रही है चीजों को लेकर। तो अगर हाउ टू एंजॉय लाइफ बोले, इसका बेसिक अगर आंसर दिए तो बायोलॉजिकल लेवल पे कुछ चीजें हैं जो हमको प्लेजर देते हैं, जैसे कि फूड है, खाना खाना, पानी पीना, या मूवीज देखना। ये जो चीजें हमको नेचुरली एंजॉयबल लगता है, अलग अलग जगह ट्रैवल करना, ये तो एक सेंस ऑफ प्लेजर हो गया। प्लेजर एक बेसिक चीज है। उसके ऊपर हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस आपको सोशल चीजों से मिलता, या जो भी आपके आर्ट एंड क्राफ्ट है, इस चीज से आपको हैप्पीनेस मिलता। फिर उसके ऊपर जाते जाते आप बोल सकते हैं कि जस्ट कैजुअली में बोल रहा हूँ मैं, इसके ऊपर हो सकता कंटेंटमेंट आए। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नाम की एक चीज है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
जिसको अगर पॉपुलर कल्चर की लैंग्वेज में बोले तो उसको निर्वाणा बोल सकते हैं। ये आजकल बहुत वेस्टर्न लैंग्वेज में कॉमन हो गया, इंग्लिश में वगैरह। तो निर्वाणा अचीव करना, जिसको साइंटिफिकली हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोल सकते हैं, अब अपने पोटेंशियल को कंप्लीटली रीच करना। तो ये अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं। आप जैसे जैसे चीजों को अचीव करते गए वैसे हैप्पीनेस हो जाता। और यही मैं इसका आंसर देना कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि ये फिर एक बहुत पर्सनल और एक स्पिरिचुअल चीज हो गई। तो इसको मैं ब्रीफली आंसर करना चाह रहा था। करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले थर्ड वाला कर लेते हैं, उसके बाद फोर्थ पे आते हैं। तो वो बहुत सरप्राइज क्वेश्चन है, राइट? बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं हमारे एज के। इसके बाद वाला इमीडिएट क्वेश्चन है वो। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड इट्स रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी। राइट। तो ये जो क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये पर्सनली है इसलिए मैं बोलना चाह रहा था, ये मेरे एक जो पहले के क्लासमेट थे उनका क्वेश्चन है ये, जो खुद योगा भी करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ शायद योगा करते होंगे, तो और उस चीज का बेनिफिट जानना चाह रहे हैं। मैं पर्सनली मैं योगा का मेरे को एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ ऑब्जर्व करके वो ये चीज है, ऑब्वियसली उसमें फिजिकल बेनिफिट है और आप अपने बैलेंस को इंप्रूव कर सकते हैं और साइकोलॉजिकली आप सेंटर्ड फील कर सकते हैं। क्योंकि मैं साइकोलॉजी फील्ड से, इसलिए वो पर्सपेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना चाह रहा था। आप बेसिकली अपने बॉडी से अगर कनेक्टेड फील करें तो वो चीज आपको साइकोलॉजिकली हेल्दी होने में हेल्प कर सकती है। आप अपने बॉडी के बारे में अवेयर है, कहाँ पे आपको पेन हो रहा है, कहाँ पे कंफर्टेबल है। तो योगा आपको फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जो इनडायरेक्टली आपको मेंटल हेल्थ में भी हेल्प करता है। और इसके कोई अगर एक्सपर्ट्स है, आप उनसे आंसर सीख करें तो ये बहुत बेहतर है, कि जो फील्ड में ऑलरेडी 5 to 10 ईयर्स में है, 5 to 10 ईयर्स से है। लेकिन ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्व करके कि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन किसका है? ये तो कंप्लीट एनोनिमस है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और कॉमन भी है, जो लोग बोलने से थोड़ा पीछे हटते हैं, डिस्कस करने से भी पीछे हटते हैं। ठीक, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड इज देयर, ही इज बिट डिस्टर्ब. One girl came into his life, she proposed him, she stayed and she left him. But in this process, he got too much addicted to her. What are the good suggestions to him other than be busy, don't think about her? तो ये पूछना और चाह रहा एक हूँ मैं, चीज, मैं ये ऑडियंस में से क्वेश्चन कितने लोग रिलेट कर सक रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यस लिखिए, तो इन्होंने ये भी तो मैं क्लियर बताया है कि क्योंकि बहुत ज्यादा पर्सनल ऐसे क्वेश्चन है, राइट? आंसर्स उनको मिलते हैं कि कि ऐसे बी बिजी, सजेशन उनको डोंट थिंक मिलते हैं कि अबाउट बी हर, बिजी राइट? एंड डोंट थिंक, तो इनको इसको छोड़ के कुछ और चाहिए। ये हम्म कॉमन है और ये वर्क नहीं कर रहा उनके लिए। हम्म तो मैं इसको आंसर कर देता हूँ आराम से। तो मैं क्वेश्चन कुछ रिपीट ऐसे वे में करना चाह रहा था कि अभी जो ज्वाइन है उन लोगों को समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन एनोनिमसली कोई पोस्ट कर रहे थे, उसमें ये बता रहे कि मेरे एक फ्रेंड है जो रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे थे और उनको कॉमनली सजेशंस मिले कि डोंट थिंक अबाउट हर, बी बिजी, इस उस चीज के बारे में मत सोचो ज्यादा। ऐसे कॉमन क्वेश्चन मिल जाते रहे, क्योंकि इंडिया में सजेशंस हर कोई देता, कोई ऐसे नहीं बोलता कि अरे मैं सजेशन नहीं दूंगा। तो वो एक बहुत फनी कोट है जो मेरे को बहुत हिलेरियस लगता, कि इन इंडिया एवरीवन इज अ डॉक्टर एंड आगे कुछ है बेसिकली। तो इवन जनरल में भी बहुत सारे लोग सजेशंस देने के लिए रेडी रहते हैं, जनरल सजेशन मिलते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये और था कि ये जिसने क्वेश्चन पूछा है वो पहले से फ्रस्ट्रेट था और ये क्वेश्चन से वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया ये सजेशन से। तो उसने हाँ, वो भी मेंशन किया है कि अदर देन बी बिजी एंड डोंट थिंक अबाउट हर, उसको आंसर चाहिए। अच्छा। और एक चीज मेरे को फनी इसमें ये लगी कि वो जो मेंबर है वो मेंशन कर रहे हैं कि वन ऑफ माय फ्रेंड इज देयर, मतलब वो किसी फ्रेंड का है बोल के बोल रहे हैं। लेकिन मेरा माइंड कुछ ऐसा बोल रहा है कि भैया उन्हीं का क्वेश्चन है। जनरली जनरली ऐसा होता ना, अगर कोई बोलना चाह रही कि अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, अगर मैं सफर कर रहा हूँ तो क्या बोलते हैं, अरे मेरा एक फ्रेंड है जिसका ब्रेकअप हो गया और वो सफर कर रहा है। तो मेरे अंदर का साइकोलॉजिस्ट ये चीज बता रहा कि ये वही बंदे का क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, फिर भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बस इसका डायरेक्टली आंसर बताते करना चाह रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है कि मैं जैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसको थोड़ा साइंटिफिकली बताने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो रिलेशनशिप है कौन से भी टाइप का रिलेशनशिप, या तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो सकता है या फ्रेंडशिप का भी एक रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप एक बहुत एक जनरल वर्ड है, राइट? हम लोगों का ऐसा कल्चर बन गया है कि रिलेशनशिप बोलते ही हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अज्यूम करते हैं। आपके किसी सेम जेंडर के फ्रेंड के साथ भी हो सकता, या आपके रिलेटिव्स के साथ एक रिलेशनशिप हो सकता।
तो अगर जनरल सेंस में देखें तो कौन से भी रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट्स आना कॉमन है, और रिलेशनशिप ब्रेक होना भी बहुत ज्यादा कॉमन या नेचुरल है बोल सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा चेंज हो गए या अलग अलग पाथवेज पे चले गए। तो इस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं ये उस पर डिपेंड है। बैक टू प्रीवियस पॉइंट, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, आप कितना अपने और दूसरों के इमोशंस को समझ पा रहे हैं और कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। अगर ये टर्म्स आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो मैं इजी वे में ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आपके अंदर इमोशंस, जो फीलिंग्स बोलते हैं हम लोग कॉमनली, आप कैसा फील कर रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ पाना, उसको हैंडल कर पाना, उसको अच्छे वे में यूज करना, ये चीज आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अच्छे से ये रिलेशनशिप्स को और ब्रेकअप्स को और रिलेशनशिप स्टार्ट करने को हैंडल कर सकते हैं। अब अगर शॉर्ट टर्म में बोले तो आप अपने माइंड को पॉजिटिव वे में डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा फिजिकल एक्टिविटी करके जिससे आपका मूड इंप्रूव होता, पॉजिटिव एक्टिविटीज करके आर्ट क्राफ्ट या मूवीज देखना, ये कई लोग करते हैं राइट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन बोले, परमानेंट सोल्यूशन, वो यही है कि जो अब्रप्ट वे में एक बहुत फोर्स के साथ जो ब्रेकअप हो गया रहता, उसको आप रिविजिट करके उसको क्लैरिफाई करना, कम्युनिकेट करना जरूरी है। और अब म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ अगर सेपरेट हो गए तो ये कि बहुत ज्यादा एक हेल्दी वे हो जाता। तो एक हेल्दी इंसान की ये साइन, हेल्दी इंसान की निशानी है, एक साइन है कि वो रिलेशनशिप्स को चाहे वो ज्वाइन हो रहा है या सेपरेट हो रहा है बहुत डिग्निफाइड और हेल्दी वे में हैंडल करता। तो आप कितने ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है वो बताता है कि आप इसको कितने अच्छे वे में हैंडल कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, मतलब ये इमोशनल इंटेलिजेंस मेजरली रिलेटेड कैसे हैंडल। और एक पॉइंट, हाँ राइट, और एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। जनरली क्या होता है, लोग किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल या एक्सपर्ट से जब मिलते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मैजिक क्योर हो जाता, राइट। मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मैजिक पिल मिल जाना, जैसे कि अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहे, कोई ऐसी दवा मिल जाना जिससे वेट लॉस हो जाए, या एक आंसर मिल जाना जिससे हर चीज सॉल्व हो जाना। लेकिन लाइफ का हार्श रियलिटी ये है कि कई चीजें इतनी सिंपल नहीं रहते। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है और उसके पीछे हम लोग को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ता। तो हम खुद रेस्पॉन्सिबल हो के कितने अच्छे से समझ के उसको हैंडल करते। तो ये आंसर बोरिंग लग सकता है लेकिन यही रियलिटी है अभी, कुछ इसके लिए मैजिक क्योर या मैजिक पिल नहीं है। एक सजेशन कमेंट में आया है इनके लिए जो अभी है वो एक मूवी का रेफरेंस ले रहे, सजेशन फॉर दैट फ्रेंड बिकम सत्तू। तो एक मूवी है, अच्छा, ये कौन सा मूवी का रेफरेंस है? एक शादी में जरूर आना, ऐसे एक मूवी का नाम है। अच्छा, मैं फेमिलियर नहीं तो है, नहीं हूँ मूवी से। नहीं है आपके, तो उसका रेफरेंस है। तो उसपे उसका जब ब्रेकअप हो जाता है या उसकी शादी टूट जाती है, एंड मोमेंट पे कुछ हो जाता है, तो इंस्टेड वो कबीर सिंह जैसा बनना कि डिस्ट्रैक्ट और डिस्ट्रॉय हो जाना, वो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने लगता है। तो ये वहां का रेफरेंस दिया इन्होंने। अच्छा, तो जो तो उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं वो जो, हाँ। अच्छा, तो ये पॉजिटिव चीज थी राइट। तो इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ जो ऑडियंस मेंबर इस चीज को बताए। तो बहुत ही क्रिएटिव आंसर दिया आप। मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ कि आप सब लोग इंटरेक्ट करना है। तो मैं तो वो कैरेक्टर से फेमिलियर नहीं था, लेकिन जो जुनैद बताए तो ऐसा है कि कोई सी भी चीज जब आप कन्फ्लिक्ट हो जाती है, आप उसको अपना एनर्जी कंप्लीटली अपने आप को दूसरी चीज में डाल के आप उसमें अपना मैक्सिमम दे देना। तो ये शॉर्ट या मॉडरेट टर्म में ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है। लॉन्ग टर्म में यही है कि आप चीजों को फेस करके उसको अच्छे वे में रिजॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ टू कीप माइंड काम इन प्रेशर्ड सिचुएशन। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में ये बहुत यूज होता है और कोचिंग दी जाती है कि कैसे, ये क्वेश्चन का जो आंसर है, हाउ टू कीप माइंड काम इन प्रेशर्ड सिचुएशन। इसका मैं कुछ ऐसे शुरू करना चाह रहा हूँ, शायद आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते ही है, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नाम का भी एक स्पेशलाइजेशन है। साइकोलॉजी फील्ड में एटलीस्ट 15 अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, 10 to 15 स्पेशलाइजेशन है। कुछ बहुत कॉमन है जैसे कि क्लिनिकल और काउंसलिंग, और कुछ उसमें से बहुत रेयर है और बहुत पावरफुल है। जैसे कि डिफेंस साइकोलॉजी नाम की एक चीज है, तो आप सोल्जर्स को ट्रेन कर सकते हैं। और उसमें से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी एक है जो मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन से। तो उसमें स्पोर्ट्समैन के जो भी स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उनके पीछे एक साइकोलॉजिस्ट रहते या टीम रहती, उनको कैसा प्रेशर को हैंडल करना सिखाया जाता, तो वो है। और अगर इसको जनरल वे में बोले तो क्या होता है, हमारी बॉडी कोई सी भी चीज को लेके जब स्ट्रेस हो जाती है, कर्व रहता है। आप इसको अगर ऐसे इमेजिन करें कर्व, तो आपका जो भी इमोशन स्ट्रॉन्ग फील करते हैं आप, इंक्लूडिंग स्ट्रेस, अगर आप कुछ ऐसा सिचुएशन को फेस करें वो बढ़ते आता एक पीक पे रीच होता है जब आप उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस है।
लेकिन फिर वो डाउन होता है गारंटी। अब इमेजिन करिए आपके लास्ट का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था लाइफ का लास्ट, तो आप बहुत खुशी फील करें, बहुत अच्छा जबरदस्त, आप 10 में पास हुए होंगे या आपकी साइकिल मिली होंगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो हैप्पीनेस डाउन हो जाता है नेचुरली। इवन आप सैड फील कर रहे, कोई आपको बुरा बोल दिया तो आप सैड फील करते, बुरा लगता, फिर एक पॉइंट के बाद ऑटोमेटिकली अच्छा दिखने लगता। तो ये क्या है, बॉडी का एक नेचुरल रेस्पॉन्स है। अगर ये नहीं होता था तो क्या होता था, अगर आप कंटिन्यूसली 1 महीने तक खुश है या कंटिन्यूसली 1 महीने तक दुखी है, बॉडी का एनर्जी इतना ज्यादा चले जाता कि हम प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर सकते या फंक्शन नहीं कर सकते। तो हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है मालूम, कौन सी भी इमोशन को डाउन कर देता बाद में नेचुरली। तो स्ट्रेस में भी ऐसे ही होता। और आप इसको और भी ज्यादा अगर इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो जैसा मैं पब्लिक स्पीकिंग का बोला था ना, इसमें भी सेम चीज है। आप कितना ज्यादा एक्सपोज होते चीजों को, उतने अच्छे से आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। जो मैं जिम करने का एग्जांपल दिया था, अगर आपका मसल वीक है और आप उसको हैवी वेट उठाना चाह रहे हैं, मसल के साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आप बार बार रिपीटेशन करना, रेस्ट देना और प्रॉपर एंगल फॉलो करना, प्रॉपर मेथड्स। तो वैसे ही अगर आप स्ट्रेस को हैंडल करने का बार बार एक्सपोज करते गए अपने आप को, तो आप कंटिन्यूसली सब जिम में वेट्स बढ़ाते जाते हैं, आप वेट जो उठाते हैं, वैसे ही आप ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं इजीली। लेकिन उसको टाइम लगता है, उसको स्किल्स लगते हैं और एक्सपोजर रिपीटेशन लगता है। तो इसका शॉर्ट आंसर ये हुआ, हाउ टू कीप माइंड काम इन प्रेशर सिचुएशन। तो प्रेशर सिचुएशन में आ जाइए आप, रियलाइज प्रेशर कीजिए। सिचुएशन में जाना, बार बार एक्सपोज होना और डिफिकल्टी बढ़ाते जाना, इजी से शुरू करना, डिफिकल्ट पे जाना, और कई ऐसी टेक्निक से जो आप सीख के इसको हैंडल करना सीख सकते हैं। जैसा ब्रीथिंग टेक्निक्स हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकता है, ये बहुत स्पेसिफिक आंसर्स हो गए, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई साइकोलॉजी व्हाई नॉट साइकियाट्री, हाउ कैन पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ फाइंड। ये फिर से सब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, व्हाई साइकोलॉजी व्हाई नॉट साइकियाट्री। ये तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको डिपेंड करना है अभी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कॉमन एग्जांपल मैं एक अपने फ्रेंड की लाइफ में देखा था। जैसे कि अब साइकोलॉजी और साइकियाट्री में जो डिफरेंस है, अगर आप लोगों में से कोई आर्किटेक्ट है या आर्किटेक्चर के फील्ड वालों को जानते हैं, तो उन्हें जान सकते हैं कि आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के बीच में जैसा रहता है हमेशा, एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि फंडियों में कंपटीशन चलते रहता, राइट। अगर हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं 36 का आंकड़ा रहता। तो जस्ट मैं एक पॉजिटिव में इसको बोलना चाह रहा था। तो ऐसा रहता है कि जैसे सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट दो बहुत अच्छे फील्ड्स है और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों पैरेलल में वर्क करके अच्छे से बिल्डिंग बनाते हैं। वैसे ही साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट साथ में वर्क करके एक अच्छे इंसान के माइंड को बनाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, आप साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास, फिर दोनों के पास जा सकते हैं। और इसका आंसर देने से पहले मैं ये बोलना चाह रहा था, आप लोगों में से कितने लोग डियर जिंदगी मूवी देखे? डियर जिंदगी, जिसमें शाहरुख खान और आलिया भट्ट है। मैं भी देखा रिसेंटली। और आप लोगों में से कितने लोग देखे? यस पोस्ट कर सकते हैं चैट में। 2 हैंड रेस हुए हैं और यस 1 आया है। और कितने लोग देखे डियर जिंदगी मूवी? 3 हैंड रेस हुए हैं, 1 यस आया है, और हम दोनों को मिला के टोटल 5 हो गए, मतलब हाफ ऑफ द मूवी। ठीक है, राइट। तो अराउंड हाफ या उससे कम लोग थोड़ा देखे से मूवी है। तो उसमें जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो शाहरुख खान है, तो वो साइकोलॉजिस्ट का रोल अदा करते हैं वहाँ पे। तो ये एक बहुत ज्यादा हमारे लिए फेमस एग्जांपल है। तो हॉलीवुड में क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के ऐसे बहुत सारे रोल्स कॉमन है जो देखते रहते हैं ना हम लोग, लेकिन बॉलीवुड में ये बहुत ज्यादा रेयर है। तो जो 1-2 एग्जाम्पल्स है उसी को फॉलो करना बेटर एग्जाम्पल के लिए। तो साइकोलॉजिस्ट जो है ना, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता, ह्यूमन के थॉट्स को स्टडी करता। अगर प्रॉपर्ली बोले तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन कॉग्निशन। कॉग्निशन हमारा थॉट प्रोसेस वो सब आ गया। और साइकियाट्री जो फील्ड है वो एमबीबीएस का एक स्पेशलाइजेशन है, जिसमें एमबीबीएस करके आप 2 साल का एमडी इन साइकियाट्री कर सकते हैं, तो सिर्फ साइकियाट्रिस्ट बन जाते हैं। और जैसे एमबीबीएस का जो अप्रोच रहता है जनरली वो दवाइयों के जरिए रहता, तो वही मेंटल इलनेस को दवा के जरिए ठीक करते हैं। दोनों वैलिड अप्रोचेस है। और जैसा मैं बोला, डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप एक या दूसरे के पास जा सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पर्टिकुलरली आप ये फील्ड में जाओ या इसमें नहीं जाओ, क्योंकि वो सही नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैं ये साइकोलॉजी फील्ड का हूँ, मैं इसको समझता हूँ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एक अच्छी फील्ड है, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर सकता इसको। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने फिर से। और मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ कि जुनैद भाई को मैं बोलने के लिए नहीं बोला था, ऐसा तारीफ करने के लिए। तो क्या होता मालूम, कुछ लोग
स्क्रिप्टेड समझते हैं। हाँ, कुछ लोग समझते कि ये WWE की तरह है या बिग बॉस की तरह है कि तारीफ करने के लिए बोल दिए या झगड़े करने के लिए बोल दिए। नहीं, या तो उनको लग रहा होगा मैं पेपर में देख के बोल रहा हूँ कि आमिर भाई अच्छा हाँ, पढ़ रहा जुने तो पेपर बता दो एक बार कि स्क्रिप्ट नहीं है, वो बस क्वेश्चंस है। है। हाँ, सिर्फ एक बार क्वेश्चन पेपर है। बता दो, बस वो क्वेश्चंस है उसमें। तो ये बिग बॉस नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे कैजुअल तो। हो रहा है, अनप्रिपेयर्ड है, सिर्फ प्रिपेयर्ड है तो क्वेश्चन है। और जैसा मैं शुरू बाकी में जो बोला है था, आप लोग जो लॉकडाउन में जो टाइप के वेबिनार्स देखे, ये इससे बिल्कुल उल्टा होने वाला है। ऐसे कोई आके लेक्चर देने वाले नहीं है, बस इंटरेक्शन हो रहा है। और उम्मीद है कि जो 16 लोग अभी प्रेजेंट है, उन लोग इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आप लोग को ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आने वाले, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जिसका वही सब क्वेश्चन है। और थोड़ा हम लोग फास्ट मूव होंगे क्योंकि टाइम एंड हो रहा। ठीक है, ठीक लास्ट के 3-4 ओके, क्वेश्चन से जल्दी ब्रीफली कर लेंगे। ओके। हाउ कैन पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ फाइंड पर्पस? ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, वो फाइंड पर्पस वाला, इसको हाँ, स्किप कर लेते फाइंडिंग हैं। पर्पस वाला ठीक है, आगे मूव होंगे हम लोग। ठीक। व्हाट शुड वन डू to forget his regrets, embarrassing situation in life and move on to lead a happy and confident life? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि आपको अगर एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हो गए और कुछ रिग्रेट्स है आपके अंदर, तो आप इसको कैसा ओवरकम करके आगे मूव होना, कैसे अपने रिग्रेट्स को, एम्बैरेसमेंट्स को, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दीज सिली थिंग्स। बेसिकली क्वेश्चन ये था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन सबके साथ होते, राइट। अब एग्जांपल ये लाइव सेशन है, अगर मैं फंबल करा, 2 वर्ड्स को मिक्स करके तीसरा वर्ड बना दिया, अगर ये मेरे साथ होता कॉमनली, और आप लोगों के साथ भी होता होगा। और ऊपर से जब स्ट्रेस से आ रहे इतने लोग सुन रहे हैं, 17 लोग सुन रहे हैं, रियल लाइफ में अगर 17 लोगों के सामने आप बात करें तो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल हो जाता, राइट। तो ऐसे में कुछ एम्बैरेसमेंट होना बहुत कॉमन है। 2 वर्ड्स को मिला के तीसरा वर्ड बना देना, और वो बहुत फनी बनता कभी कभी। तो एम्बैरेसिंग सिचुएशंस होना बहुत कॉमन है। इसका आंसर कुछ ऐसा है कि अगर आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ये आपकी कोपिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। मैं बार बार पहले के टर्म को इसलिए कनेक्ट कर दूं क्योंकि वो जेन्युइनली उससे कनेक्टेड है। जो मैं बोला इमोशनल इंटेलिजेंस है, और आप कितने अच्छे साइकोलॉजिकली हेल्दी है। अब जैसा फिजिकली हेल्दी कोई अगर इंसान है, तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रॉपरली फिट रहता और वो ज्यादा स्टेमिना रहता उसके अंदर, वेट लिफ्ट कर सकता। तो जैसा एस्पेक्ट्स हो गए ना फिजिकल हेल्थ के, वैसे मेंटल हेल्थ के अंदर भी मेंटली हेल्दी होने के कुछ एस्पेक्ट्स है। आप कितना अच्छा लोगों को समझ पा रहे हैं, कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपनी चीजों को, कितना अच्छा आप अपने आप को जानते हैं, क्या आप अपने आप के प्रेफरेंसेस को, लाइक डिसलाइक को अच्छे से जानते हैं, कि सामने वाला आपके आपको यूज कर पा रहा हूँ। तो ये चीजें डिटरमाइन करते हैं आप कितने ज्यादा हेल्दी है। और आप जितने हेल्दी है उतना अच्छा मूव ऑन कर सकते हैं चीजों से। और आप रियलाइज करते हैं कि चीजें बहुत सिली है, उतना मैटर नहीं करना चाहिए। और सेकंड फैक्टर और लास्ट फैक्टर इसमें सेल्फ एस्टीम, यानी कि आप अपने आप के बारे में कितना अच्छा आपका व्यू रहता, कितना अपने आप को आप इंपॉर्टेंस देते हैं। जो सेल्फ एस्टीम रहता ना, तो सेल्फ एस्टीम भी डिटरमाइन करता कि आप चीजों से कैसे जल्दी मूव ऑन हो सकते हैं। तो ये सब अल्टीमेटली एक कॉम्प्लेक्स सर्कल में कनेक्टेड है, समझिए। एम्बायरिंग सिचुएशन अगर देखा जाए तो लास्ट वीक हम दोनों के साथ भी हुआ था, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। उससे मूव ऑन होकर आज नेक्स्ट वीक अब फिर से आ गए, तो वही ये जितना। बहुत ऑनेस्ट रेस्पॉन्स था आपका। अब ऑडियंस में जो भी लोग प्रेजेंट है, आप लोग देखे होंगे, हम लोग स्टेटस में पोस्ट करें, इंस्टाग्राम की स्टोरी में पोस्ट करें, लेकिन फाइनली ये हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी चले गया, इंटरनेट भी चले गया। वो एक थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया, राइट, सो कॉल्ड एम्बैरेसिंग। लेकिन अल्टीमेटली हम उसको मूव ऑन हो गए, आज फिर आपके सामने आए, आपको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये चीजों से मूव ऑन होने का यही हेल्दी मेथड है, राइट। हम फिर से ट्राई करें, अगर वो चीज वर्थ रही तो हम फिर से ट्राई करते हैं। क्योंकि वो मोमेंट में हम खुद सोच रहे थे कि कैसे वापस इसको रीपोस्ट करेंगे, किसी को स्पैम ना लगे, हाँ, पहले ही पूरा प्रिपेयर किए थे, वापस करना पड़ेगा तो तो ये हो गलत ना गया था लगे। कि मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था और जुनेद के रूम में अंधेरा हो गया था। तो ये चीज तो थोड़ा फनी हो गई थी। तो इस चीज को आप कैसे मूव ऑन करते, वो भी वो चीजें फर्स्ट क्वेश्चन से वेबिनार में, कनेक्टेड है। लाइफ के हाँ, फर्स्ट वेबिनार। तो हम लोग बहुत ग्लैड है कि हम लोग वापस आ सके, चीजों को कर सके। और आपको ये फनी, इंस्पायरिंग या जो भी है, तो आपको अच्छा लगा ये। और एक लास्ट, एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बाकी है, राइट। सेकंड लास्ट है ये। नहीं, लास्ट क्वेश्चन ठीक बाकी है, है, ठीक। राइट। ये बहुत हैवी क्वेश्चन है। हाँ। व्हाट इज सोल एंड हाउ इट इज एक्टिवेटेड? ठीक है, ये कुछ वैसा क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड पर्पस इन लाइफ, हाउ टू एंजॉय लाइफ। ऐसा बहुत ब्रॉड या पर्सनल या सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। अभी इसका अगर आंसर में प्रॉपरली करना है, तो एक एक चीज बोलता हूँ, आप सबको शॉकिंग लगती है, इवन जुनैद को भी शॉकिंग लगती है चीज, पहले कभी रिवील नहीं करा था मैं।
साइकोलॉजी जो वर्ड है ना, ये जो लॉजी है लास्ट में, ये कई फील्ड्स के आखिरी में लॉजी आता ना, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो लॉजी मतलब कौन सी भी चीज की स्टडी को बोलते हैं। और जो साइकोलॉजी में जो साइकी है इनिशियली, उसका लिटरल मीनिंग सोल है। आपको मालूम था ये? नहीं। तो साइकोलॉजी का अगर आप लिटरल मीनिंग है ओरिजिनल लैंग्वेज में, तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। तो ये चीज कितना वियर्ड लगता है, राइट? जो चीज साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि एक सोल, आत्मा या रूह, तो हम वो नाम लगा के एक फील्ड बना दिए। इसका आंसर कुछ ऐसा है कि ओरिजिनली फील्ड शुरू होती है कुछ एक मीनिंग के साथ, और जैसा सा हमारा अंडरस्टैंडिंग चेंज होता है उसका डेफिनेशन भी बदलता रहता। तो शुरू में साइकोलॉजी था स्टडी ऑफ सोल पहले जमाने में। बाद में साइंटिफिकली हम लोगों को मालूम पड़ा कि सोल को हम क्वांटिफाई या एविडेंस बेस पे नहीं बोल सकते। उस वर्ड हो ही रह गया, फिर मीनिंग अपडेट करें हम लोग कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर में फिर थॉट प्रोसेस भी आ गया, वो एक टाइप का बिहेवियर, ऐसे अपडेट करते करते स्टडी ऑफ बिहेवियर रह गया। क्या होता है, नाम चेंज करना उतना इजी नहीं रहता। आपको मालूम है कि आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए कितना भागना पड़ता। तो आप इमेजिन करो पूरी फील्ड का नाम चेंज करने के लिए कितने टेक्स्ट बुक्स बदलना पड़ता, कितने लेक्चर्स बदलना पड़ता। तो नाम वही रह गया, बस डेफिनेशन चेंज हो गया। अभी आंसर पे आते हुए, व्हाट इज सोल, अगर आप एज ए प्रोफेशनल, एज साइंटिफिक वे में अगर आप पूछे, तो साइंटिफिक डोमेन के अंदर सोल के एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता, क्योंकि उसके लिए प्रूफ या एविडेंस नहीं है बोल के। अब वो आपका पर्सनल बिलीफ है कि आप सोल में मानते या नहीं मानते। अगर साइंटिफिक आंसर बोले तो वो उसमें नहीं आता। हाउ इट इज एक्टिवेटेड, ये भी फिर उसके ऊपर ही डिपेंड है कि अगर हम सोल को डिफाइन ही नहीं कर पाए तो एक्टिवेशन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है, राइट? या आपके इंडिविजुअल बिलीफ के ऊपर चले जाता। तो अभी हम लोग पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, राइट? जो भी आए थे लोगों की तरफ से गूगल फॉर्म्स के पूरे क्वेश्चंस हो गए। एक मेरा एक सेल्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं। खासकर गुलबर्गा सिटी के लिए अभी अवेयरनेस इतनी कम है यहाँ पे कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा भी रहा है तो उसको ये नजर से देखते हैं कि ये कुछ पागल है, या ऐसा बोलते भी है। मतलब लगता है कि ये पागल है या अपना ट्रीटमेंट, दिमाग का ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं। मतलब ऐसा भी बोलते हैं कि दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो वो चीज कैसा, और क्यों अवेयरनेस इतनी कम क्यों है अभी, वो आप बताओ। और लोग फिजिकल पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। जिम देखना आप पूरे फुल है, मेंटल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल। अगर मेंटली स्टेबल नहीं है फिर भी जिम कर रहे, मेरे को नहीं लगता उसकी फिजिकल हेल्थ भी ग्रो होगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली रिलेटेड है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले। तो मैं इसके आंसर पे आता हूँ अभी। तो आप सब लोगों में से ये कुछ लोग ये बिलीव करते होंगे, या आप लोग दूसरों से सुने होंगे एटलीस्ट, अगर आपका ऐसा बिलीव नहीं है तो, कि साइकोलॉजिस्ट के पास वो जाता है जो दिमाग से पागल हो। अगर कोई जा रहा है तो बोलते कि अरे तुम पागल है क्या। लेकिन मैं ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जनरली सब लोगों से, इवन जो प्रेजेंट नहीं है, आगे जो सुनने वाला है, कि अगर आपको फीवर आ गया या टाइफाइड हो गया, तो आप, अगर आपको टाइफाइड या फीवर हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाने शर्माते क्या? नहीं, राइट? इवन कितनी भी आपको बड़ी बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास जाते, ट्रीटमेंट लेते, जितना भी है पे करते, उसकी दवाई लेते, जो भी कंप्लीट अपना 100% देते। लेकिन जब साइकोलॉजी की बात आती है, मेंटल हेल्थ की, हम लोग इतना ज्यादा डरते हैं कि अरे कोई लेबल ना लग जाए। तो आज जो आप हम लोगों को देख रहे हैं, मैं और जुनैद, हम लोग जो वेबिनार कर रहे हो, आप लोग जो प्रेजेंट है, हम लोग कहीं ना कहीं इस रेवोल्यूशन, इस मूवमेंट का हिस्सा है कि हम लोग इस स्टिग्मा को ब्रेक कर रहे हैं। स्टिग्मा मतलब जो हमारे दिमाग में एक चीज रह जाती, अरे ये बुरा है, ये अच्छा है, ऐसा कुछ, और वो भी इलॉजिकल वे में, सही नहीं, इलॉजिकल वे में, तो उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। तो स्टिग्मा को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और कौन सी भी फील्ड का अवेयरनेस जब तक क्रिएट नहीं हो जाता, जब तक हम लोग उस पर वर्क नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट इमेजिन गुलबर्गा शहर है, उसमें कोई साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट वर्क ही नहीं कर रहा, तो वो स्टिग्मा रह जाता है ऐसे ही। तो अनलेस जो भी हम लोग प्रोफेशनल है आके उसको चेंज कर रहे हैं, इवन नॉन प्रोफेशनल सब लोग दूसरे फील्ड वाले इस पे आके वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज बहुत पर्सनल है, राइट? हर एक को अफेक्ट करती है। अब मैं कई लोगों को जब देखता हूँ फ्रेंड्स, फैमिली में, डिप्रेशन फेस करते हैं, लोनलीनेस फेस करते हैं, करियर के बारे में कंफ्यूज रहते हैं और कौन सा भी करियर चूज कर लेते हैं। तो रियल लाइफ में जब मैं ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ, लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं चूज करा कि एटलीस्ट शुरू के कुछ साल गुलबर्गा में वर्क करना, सर्व करना लोगों को, क्योंकि इतनी ज्यादा सफरिंग है और मैं जेन्युइनली चीज को लेकर बहुत सैड और फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ। तो इसलिए मैं ये स्टेप उठाया इस चीज को चेंज लाने में। और ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करूँ सिर्फ लोग क्लाइंट बन के आना और अर्निंग होना, वो तो एक छोटा हिस्सा है।
उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ आप लोगों की लाइफ में इतना वैल्यू ऐड करना कि आपके पूरे क्वेश्चन, चाहे आपके हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको मैं आंसर करना अपने वेबिनार के थ्रू, अपने सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू। और आप लोग आ सकते हैं आमिर एकेडमी पे, और इनिशियली एक फर्स्ट सेशन फ्री है सबके लिए, किसी को कोई प्रेशर नहीं है। बस मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इतना बेनिफिट होना, आप अपने लाइफ में इतना खुश फील करना। जैसा आप अगर फिजिकली पूरा हेल्दी है, जिम कर रहे हैं और अच्छे न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, जो एक अच्छा पीक फील करते हैं आप, कि आज मैं बहुत अच्छा फील करूँ अपने आप को जो बोलते हैं, वो आप साइकोलॉजिकल सेशन अटेंड करके भी या अपने मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट करके भी आप फील कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजी को कंसल्ट करना हर कोई, लेकिन आप कम से कम अवेयर रहना इस चीज के बारे में। तो कोशिश करिए ऑनलाइन पे इसको मालूमात करने के लिए, क्योंकि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि आप में से हर कोई, और मैं, आप जुनैद, हर कोई, हम लोग बेस्ट मेंटल हेल्थ डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये नहीं रहने का कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग इसमें अपना टाइम एफर्ट डालना और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना। और एक ऐसा है कि लोगों को लगता है ये खुद से ठीक हो जाती है, उनको पता नहीं है कि इसके लिए भी सपोर्ट मिलता है कहीं से। राइट। अब जैसे कि अगर आपके पैर में फ्रैक्चर आ गया, तो आपको सीमेंट की कास्टिंग की जरूरत रहती है, आपको बेड रेस्ट की जरूरत रहती है। इमेजिन आपके पैर में फ्रैक्चर और आप मैराथन भागना चाह रहे हैं और बोल रहे कि नो आई एम स्ट्रॉन्ग। अगर आप कोई आपको बोल रहे हैं अरे तुम वीक है क्या, इतना मैराथन नहीं भाग सकते, इतना 1-2 किलोमीटर नहीं भाग सकते क्या एटलीस्ट, अगर आप बोले, अगर कोई बोले आपको, तो कितना इलॉजिकल है। आपके पैर में पेन है, आपको डॉक्टर की जरूरत है, पेन किलर्स की जरूरत है, आपको कास्ट की जरूरत है, जब तक आपका पैर हिल ना जाए। तो वैसे ही अगर कोई डिप्रेस फील कर रहे, लोनली या सोशल सिचुएशन से डर रहे वो, तो हम एक्सपेक्ट करना कि अरे तुम बस कर लो डायरेक्टली जाके, बहुत इलॉजिकल है। उनको केयर की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसको, डरना इलॉजिकल है, आप उसको फेस करना, प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना और स्टोरी स्टोरी हील हो जाना। क्वेश्चंस पूरे खत्म हो गए जो गूगल फॉर्म्स के थे और पोस्टर्स के थे। नेक्स्ट क्या करना है? एक क्वेश्चन आया है कि लाइव क्यू&ए स्टार्ट करते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। और मैं चाह रहा था कि क्योंकि टाइम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया 1 आवर का जो हम प्लान करे थे, ये एक क्वेश्चन लेके, इसके अलावा और एक क्वेश्चन लेके हम लोग एंड कर देंगे फिर, ओके, बिना ज्यादा स्ट्रेच करें। ओके ओके ओके। एक क्वेश्चन आया, हाउ टू इनहेंस कंसंट्रेशन एंड फोकस। राइट, इसका मैं ब्रीफली आंसर कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि इवन मैं स्कूल्स में एज ए ट्रेनर वर्क करता हूँ, राइट, डे टाइम में, तो वहाँ पे बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है और इस पे मैं वर्क करता हूँ, और एज ए क्लाइंट्स भी यही चीज बताते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में ये चीज आ रहा है कि हमारे जनरेशन में लास्ट 10 ईयर्स से जो हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं ना, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम होने के लिए। आप लोग देखेंगे जब आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से बात कर रहे हैं, आप एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, 30 सेकंड बाद या 1 मिनट के बाद उनका कॉन्सेंट्रेशन कहीं और चले जा रहा है, वो डाइवर्ट कर ले रहे अपने आप को। ये इसलिए है क्योंकि हम लोग जो सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, वो 1 मिनट 30 सेकंड के है, तो हमारा जो अटेंशन स्पैन है कम होते जा रहा है। तो इसलिए आज की डेट में कोई भी कुछ लंबा, इवन मूवी देख रहे हैं, मैं ये रिसेंटली ऑनलाइन एक पोस्ट देखा था कि कुछ लोग ऐसे ऑब्जर्व करें, मूवी थिएटर में अगर कोई सीन्स बोरिंग चल रहा तो लोग अपना फोन निकाल के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों में से कुछ लोग देखेंगे। तो ये बहुत एक डेंजरस चीज है, सोशल मीडिया जो आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ कंट्रोल चले गया, ये चीज हमको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा। ये आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है यूज करना नहीं करना है, कितना करना, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे डायरेक्टली बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और कुछ फैक्टर्स ये है कि जैसा मैं आपको बोला मसल को ट्रेन करते हैं, वैसे कॉन्सेंट्रेशन को भी ट्रेन करना रहता है। आज आप 10 मिनट अगर बैठ के कुछ काम कर सक रहे, पढ़ाई कर सक रहे, तो उसको 12, 13 फिर 15 मिनट्स पुश करना, फिर हाफ एन आवर, ऐसे करते करते अपने आप को ऐसे ट्रेन करना कि आप एक टाइम पे बैठ के 1 घंटे तक एक डीप डिस्कशन कर पा रहे अपने फ्रेंड के साथ, या एक डॉक्यूमेंट्री देख पा रहे, या कुछ भी आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, उसको स्लोली पुश करना। और कई स्पेसिफिक टेक्निक्स भी है, जैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, रूम को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर चीजों को सप्लाई रखना, ऐसे कईयों आपको टिप्स मिल जाते हैं ऑनलाइन। लेकिन ओवरऑल अप्रोच यही रहेगा कि उसको एज ए स्किल कंसिडर करके इम्प्रूव करना। और एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, अगर कोई पूछना चाह रहे तो उसके बाद एंड कर देंगे। उससे पहले मैं इसके लिए एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, डीप वर्क, जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको भी बताया था मैं, आपने ही रिकमेंड किए थे शायद। डीप वर्क वो मेरे ख्याल से इसके लिए है, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी, जैसे आपने बताया अटेंशन स्पैन बढ़ाना है, राइट, वो चीज को वो इनहेंस करती है।
ठीक है, एक तो लास्ट क्वेश्चन ले ले। ये जो बुक है बोलिए। डीप वर्क, इसका ऑथर का नाम है कार्ल न्यूपोर्ट। आप लोग सर्च करके मिल जाता है, एक बहुत अच्छी बुक है, मैं भी पढ़ने वाला हूँ इसको, तो आप लोग भी ट्राई करिए। और एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे अगर कोई पूछना चाह रहे तो, ओके उसके बाद एंड कर देंगे। और एक 10 सेकेंड वेट करेंगे अगर कोई क्वेश्चन पोस्ट करना चाह रहे तो। तो कंक्लूड कर देंगे हम लोग अभी फिर। ठीक है, कंक्लूड करने से पहले एक लास्ट चीज, और एक तो आप खाली बुक्स के नाम बता दो जो साइकोलॉजी रिलेटेड बेस्ट बुक्स है, एक या दो साइकोलॉजी अगर आप ऊपर रिलेटेड से नाम भी बता दिए तो। एक अभी मेरे दिमाग में जो भी साइकोलॉजी के बुक्स आ रहे हैं वो तो मेरे टेक्स्ट बुक्स आ रहे हैं, जो मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता ऐसा, मतलब नॉन साइकोलॉजी लोगों को। आप कोई रिकमेंड करना चाह रहे तो कर दीजिए, जनरल सेल्फ हेल्प के। एक मैं पढ़ा था, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक ये है, और एक बाय स्टॉप मर्फी, वरिंग एंड, हाँ करेक्ट करेक्ट, और जोसेफ एक मर्फी, है राइट? स्टॉप, हाँ और एक स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट वरिंग एंड लिविंग। स्टार्ट लिविंग। हाँ ये बाय, है, आपको ऑथर का नाम याद है उसका? वो जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड डेल इन्फ्लुएंस। डेल कार्नेगी, राइट? करेक्ट करेक्ट, सेम ऑथर से ये बुक है। ठीक है, ये दो बुक ठीक तो है, तो ये बुक्स बेटर। रिकमेंडेड है। आप कुछ बोलना चाह रहे तो बोल दीजिए, फिर उसके बाद मैं कंक्लूड कर देता हूँ। कोई पूछा कैन यू रिपीट बुक नेम, एक तो है हाउ टू कुछ, आप पोस्ट कर दीजिए द बेटा। पावर ऑफ, हाँ मैं वो कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, और एक स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो जुनैद आप चैट में पोस्ट कर दीजिए, फिर मैं लास्ट में कुछ एड्रेस करके 2 मिनट में एंड करना चाह रहा हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है, तो जो लोग बाद में ज्वाइन हुए, मैं ये बोलना चाह रहा था कि हम लोग ये जो वेबिनार प्लान करते हैं, व्हाट ऑन अर्थ इज साइकोलॉजी, ये कुछ कोट ऐसा है कि अरे ये क्या है साइकोलॉजी फील्ड, जैसे रिलेटिव्स पूछते हैं या फ्रेंड्स पूछना कि साइकोलॉजी फील्ड है क्या, इसमें माइंड रीडिंग है क्या, क्या कुछ जादू है क्या, ऐसा कुछ बहुत वियर्ड वियर्ड आंसर्स आए हुए मेरे पास। तो उसकी बेस पे मैं ये नाम रखा कि व्हाट ऑन अर्थ इज साइकोलॉजी, है क्या चीज। तो उम्मीद है आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि साइकोलॉजी ये चीज है। और आप डियर जिंदगी मूवी में शाहरुख खान को देख के भी ये चीज देख सकते हैं कि अरे वो साइकोलॉजिस्ट है क्या, उसमें क्या अच्छा बुरा है। और मैं पर्सनली ये फील्ड में लास्ट 5 ईयर से स्टडी कर रहा था और लास्ट कुछ महीनों से प्रैक्टिस कर रहा था। तो मेरे लिए तो बहुत पैशनेट फील्ड है ये फील्ड के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, एंजॉय करता हूँ हर मोमेंट को। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे भी इफ पॉसिबल रेगुलरली इसे वेबिनार्स कंडक्ट करना, इवन ऑफलाइन प्रोग्राम्स करना। और मैं स्कूल में विजिट करता हूँ प्रोग्राम्स करने के लिए, और काउंसलिंग सेंटर है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आमिर एकेडमी एंड काउंसलिंग सेंटर, गुलबर्गा में हम लोग ऑपरेट करते हैं फिलहाल। तो हम आप लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। इसका अल्टीमेट रीजन ये बताने का ये है कि मैं चाहता हूँ आप लोग अपने मेंटल हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस देना और इतना इंप्रूव कर देना कि काइंड ऑफ रेवोल्यूशन आ जाए। तो ये रेवोल्यूशन मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग गुलबर्गा से शुरू करना, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस तो गुलबर्गा से, और मैं भी यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। तो ये मेंटल हेल्थ का रेवोल्यूशन ऐसा आ जाना कि बच्चे माँ बाप से बात करने में नहीं डरना कि मैं डिप्रेसिव सिम्टम्स फील कर रहा हूँ या लो फील कर रहा हूँ। अगर आप टीचर को बोले कि मैं लो फील कर रहा हूँ, तो टीचर आपको फोर्स नहीं करना क्लास में बैठने के लिए, इतना ज्यादा अवेयरनेस आ जाना। और अगर कोई भी मैरिज रिलेटेड या करियर रिलेटेड या स्ट्रेस रिलेटेड कुछ भी काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, तो उस चीज के बारे में डरना नहीं। तो वो लेवल का हम लोग रेवोल्यूशन लाना इस चीज का प्लान है, और उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज को सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू ऑल सो मच फॉर अटेंडिंग अवर वेबिनार। जैसा हम लोग प्लान करे थे, इवन 14 लोग, अराउंड 16 या कुछ टाइम पहले 18 लोग भी थे, ये अच्छा अच्छा नंबर है। अगर आप ऑफलाइन मोड में सोचिए इतने लोग अटेंड कर रहे हैं 1 आवर, तो आप लोगों को बातें हमारी वैल्यूएबल लगी होंगी। और जुनेद हमारे होस्ट थे, तो थैंक यू जुनेद इस चीज को अच्छे से स्मूथली हैंडल करने के लिए। तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, या जो नंबर से मैं आप लोगों को कांटेक्ट करा था वो बिजनेस नंबर है हमारा। आगे कुछ भी आप लोगों की क्वेरीज है तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं आराम से, एकदम अप्रोचेबल वे में। तो जस्ट मेरी तरफ से इतना था। थैंक यू ऑल एवरीवन। तो जुनेद बहुत आप अच्छा कुछ लगा, बोलना चाह रहे थे? बहुत अच्छा लगा वेबिनार करके, जितना सोचे थे उससे और एक्सपेक्टेड अच्छा गया। हम्म। फ्यूचर में और करना है, अभी मेरे भी जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज है और ट्रैवल एजेंसी रिलेटेड है, इस पे भी कुछ एक टॉपिक निकाल के फ्यूचर में करेंगे। आपको होस्ट करना, नेक्स्ट मैं स्पीकर करके आऊंगा, मेरे को जितना राइट, मालूम है जैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं करूंगा। हम लोग इवन ये भी टॉपिक एक्सप्लोर कर रहे थे कि मार्केटिंग मार्केटिंग ऑफ साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग। अभी मैं जो कर रहा हूँ ये साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ साइकोलॉजी है, और जुनेद जो करने वाले थे वो साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग है। दोनों बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है जो हम कर रहे हैं। हाँ। तो बेसिकली जुनेद अपना फील्ड का भी यहाँ पे थोड़ा इनपुट कर दिया है, तो वो चाह रहे थे कि उनका भी थोड़ा एडवर्टाइजमेंट हो जाना।
वो भी एक साइकोलॉजी मार्केटिंग का पार्ट। तो ये चीज स्क्रिप्टेड थी, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, बाकी सब अनस्क्रिप्टेड था, ये चीज स्क्रिप्टेड है। हाँ। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे आगे। तो विल एंड द सेशन देन। Thank you so Thank much you sir all आपके for लिए। joining. Hopefully it was hilarious for you. It was very interesting. तो हम लोग फिर ज्वाइन होंगे, आप सोशल मीडिया पे और connect कर सकते इसकी हैं। रिकॉर्डिंग YouTube पे अपलोड करेंगे। तो इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग 1, 2 या 3 दिन में एडिट करके अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, प्रोबेबली यूट्यूब ऑल्सो, हम इस पे अपलोड कर देंगे ताकि आप इसको आराम से सुन सकते हो और शेयर कर सकते हैं। या जो मिस किए अल्टीमेट हैं इसका वो देख सके। राइट, अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज होना, आप इसको एंजॉय करना, चीजों को ग्रो होना लाइफ में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल फॉर अटेंडिंग। बाय बाय। Okay, विल bye. एंड द सेशन जुनैद। Okay, thank you.